तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में जो सरकार की भूमिका अध्याय 3 है उसका हम लोगों ने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट है यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है कि सुमित की जो है, सुमित नाम का एक लड़का है जिसे किताब नहीं मिल पाया था विद्यालय से सही समय पर, तो उसे अब यह डर लग रहा था कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा करेगा और कैसे वह परीक्षा देगा। तो पहला इसका जो प्रश्न था यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। पहला प्रश्न जो था, सुमित की चिंता का क्या कारण था? यदि सुमित की जगह आप होते तो आपके मन में क्या क्या विचार आते, आपस में चर्चा करें। तो सबसे पहली बात है कि सुमित के मन में उसके मन में यही चिंता था कि उसको किताब नहीं मिली थी और उसको ये लग रहा था कि वो कैसे पढ़ाई करेगा और वो परीक्षा कैसे देगा। ठीक है, जहाँ के आप देख सकते हैं सरकारी विद्यालय पढ़ने वाले से निःशुल्क पुस्तकें विद्यालय में जा पाए। सुमित को 3 माह हो गए, 5वीं कक्षा में आए सुमित को कितने माह हो गए बच्चों? 3 महीने हो गए हैं। उसे यह चिंता सता रही थी कि परीक्षा में वह क्या लिखेगा। तो सुमित की चिंता का कारण था कि उसे किताबें सही समय पे नहीं मिली है, उसने पढ़ाई नहीं कर पाई है और वह कैसे परीक्षा में लिखेगा। यदि सुमित की जगह आप होते तो आपके मन में क्या क्या विचार आते, आपस में चर्चा करें। तो जो सुमित के मन में विचार आया है, अगर हम उसके जगह होते या मैं या आप उसके जगह होते तो हमारे मन में भी यही विचार आता कि हमें अभी तक किताबें नहीं मिली हैं, तो हम अब आगे की पढ़ाई हम कैसे करेंगे और हम परीक्षा जब आएगी तो हम उसमें कैसे लिखेंगे। तो हमारे मन में भी यही विचार आता। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, आपको समय पर किताब नहीं मिलने की स्थिति में प्रधानाध्यापक ने क्या प्रयास किया? तो जब हमें किताबें सही समय पर नहीं मिलती है तो हम अपने प्रधानाध्यापक से बात करते हैं इस विषय में कि हमें पुस्तक अभी तक नहीं मिली है और क्यों नहीं मिली है। तो प्रधानाध्यापक जो है वह अपने स्तर पर प्रखंड में और जिला में बात करते हैं और वह कोशिश करते हैं कि हमें किताब सही समय पे जल्द से जल्द मिल जाए। तो हम जाकर प्रधानाध्यापक से अपनी समस्या के बारे में बताते हैं और फिर वह अपने उच्च अधिकारी को प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर वो अपने अधिकारियों से बात करते हैं और हमें कोशिश करते हैं कि ससमय हमें किताबें उपलब्ध करा दी जाए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ किताबें जो है विद्यालय में शिक्षकों के लिए होती हैं, जो बिहार बोर्ड की किताबें होती हैं, किताब न होने पे या जब तक किताब नहीं मिलती है तो विद्यालय की में जो किताब होती है बिहार बोर्ड की, वह किताबों से हमारे टीचर हमारे विद्यालय में पढ़ाते हैं ताकि हमारा पढ़ाई भी होता रहे और हम परीक्षा के लिए तैयार भी हो सके। लेकिन हम वो पुस्तकें घर पर लेकर नहीं पढ़ सकते, हम सिर्फ विद्यालय में ही पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना, पोशाक योजना, भवन निर्माण योजना, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि योजना के विषय में शिक्षकों से चर्चा करें कि आखिर इनकी जरूरत क्यों है। तो बच्चों सबको पता है कि मध्याह्न भोजन योजना की जरूरत क्यों है। क्यों कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो समय पर उनके घर में भोजन नहीं बनता है और वो भूखे प्यासे स्कूल आते हैं। ठीक है, भूखे आते हैं। तो मध्याह्न भोजन योजना से एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चों को विद्यालय में भोजन मिलता है और वो भर पेट भोजन कर सकते हैं और भोजन करने से उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और मध्याह्न भोजन की योजना से बच्चों की उपस्थिति यानी बच्चों का नामांकन भी बहुत बढ़ा है, इसलिए जरूरी है। पोशाक योजना, पोशाक योजना भी बच्चों को जो है वो पैसा दिया जाता है कि जो स्कूल की ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म, वो बच्चों को दी जाती है। तो इस योजना से बच्चे एक जैसे एक रूप सभी बच्चों को ड्रेस मिलता है, कपड़े, अपना पैसा मिलता है, उससे वो अपना पोशाक सिलवा कर विद्यालय पहन कर आते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगता है। भवन निर्माण योजना, भवन निर्माण योजना में क्या होता है कि स्कूल जब पुराना हो जाता है भवन तो धीरे धीरे भवन जर्जर होता है, कहीं भवन टूटने लगता है। तो इस योजना में भवन का जो है वो मरम्मत कराई जाती है, तो यह भी एक जरूरी योजना है। आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को जो है वह जो छोटे बच्चों को वहां पर सिखाया जाता है और बच्चों की नींव जो है यानी बच्चों का जो बेसिक है वहां उसे सिखाया जाता है और वहां से उनका बेस तैयार होता है, तो यह भी जरूरी है। क्या आप अपने विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था संतुष्ट है? अपने विचार लिखें। हाँ, जैसा जो बच्चों का विचार हो अपना विचार स्पष्ट कर सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में पढ़ाई होती है तो हाँ, मैं अपने विद्यालय की पढ़ाई से संतुष्ट हूँ, यहाँ मुझे सारे शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं। और अपना अपना विचार, यहाँ अलग अलग बच्चों का अलग अलग विचार होगा। चलिए, एक नजर शिक्षा के अधिकार पर। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया।
तो इसको जरूर अंडरलाइन करिए। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसको भी जरूर अंडरलाइन करिए। तो शिक्षा का अधिकार कानून क्या कहता है? यह कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क मतलब बिना किसी एक पैसे के उनको शिक्षा दी जाएगी। किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही निष्कासित किया जाए। निष्कासित मतलब निकालना, नहीं निकाला जाएगा। सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है मतलब जरूरी है। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया उन्हें मदद कर पुनः नामांकित किया जाएगा, और जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ दिए हैं, तो उन्हें मदद किया जाएगा और उन्हें फिर से उनका नामांकन मतलब उनका नाम फिर से विद्यालयों में लिखवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब है हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी है, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में लोगों की व्यवस्था की दशा अच्छी नहीं है। क्या है बच्चों? स्वास्थ्य जो है बच्चों सबका अच्छा बहुत नहीं है। पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी है, संतुलित आहार की कमी है, मतलब बहुत जगह पानी नहीं होता और पानी होता है तो वहां स्वच्छ पानी नहीं होता है। दवाइयों की कमी है, बहुत सारे अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर मतलब पूरे तरह से बेड नहीं है, डॉक्टर की कमी आदि। और बहुत सारे हॉस्पिटल में जहां 50 डॉक्टर होने चाहिए तो वहां डॉक्टर की कमी है। ये सब अनेक क्या है बच्चों समस्याएं हैं। हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। क्या है बच्चों? स्वास्थ्य सेवा जो है, स्वास्थ्य का जो सेवा है वह सरकार को देना उनका क्या है बच्चों? प्राथमिक मतलब पहला, प्राथमिक का अर्थ मतलब उनका पहला कर्तव्य यानी पहली ड्यूटी है उनकी। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो मतलब मिली हो। आकस्मिक इलाज मतलब इमरजेंसी, आकस्मिक कहते हैं ना इमरजेंसी, तो इमरजेंसी सेवाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं जैसे कि गांव का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि से अपेक्षा है कि वे सुचारू रूप से काम करें। मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं सेवा से जुड़ी मतलब स्वास्थ्य से जुड़ी, वो अपना काम अच्छे से, सुचारू मतलब अच्छे से करें। गौरतलब है कि 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केंद्र 39 थी। ठीक है, औसत उपस्थिति मतलब रोगियों की जो औसत उपस्थिति मतलब हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर कितना था? 39 था। वह 2010 में बढ़कर 4000 रोगी प्रति माह हो गया। तो सोचिए 2005 में जो रोगी एक स्वास्थ्य केंद्र पर सिर्फ 39 था, वो 2010 में 4000 हो गया। ठीक है, तो सोचिए कितने ज्यादा रोगी यानी बीमार लोग बढ़ गए। हमारे देश में प्रत्येक 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 300 बच्चों का वजन बहुत कम होता है। क्या होता है बच्चों? 1000 में से 300 बच्चों का वजन कम होता है। मतलब जितना वजन जब उनको पैदा होना चाहिए, जितना होना चाहिए उससे कम होता है। 5 वर्ष के अंदर इनमें से 143 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यह सभी बचाए जा सकते हैं। और क्या होता है बच्चों कि 5 वर्ष के अंदर मतलब 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं और 5 साल तक होते होते उसमें से 143 बच्चे मर जाते हैं, जिसे हम बचा सकते हैं। दूसरा है, हमारे देश में औरत को सबसे ज्यादा खतरा बच्चे को जन्म देने के समय होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख औरतों में से 400 औरतों के बच्चे के जन्म देते समय मौत हो जाती है। मतलब कि बच्चों 1 लाख जो औरतें होती हैं जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उसमें से 400 बच्चे जो होते हैं बच्चों वह जन्म देते ही मर जाते हैं। क्या होता है बच्चों? जन्म देते ही मर जाते हैं। ये औरतें मरने से बचाई जा सकती हैं। तो क्या है बच्चों? ये जो औरतें मर जाती हैं इन्हें बचाया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, देखिए बच्चों, यह दोनों स्थितियां क्यों उत्पन्न होती, इनके पीछे क्या क्या कारण है। तो बच्चों यह उपस्थितियां जो उत्पन्न होती है मतलब जो बच्चे का वजन कम होता है, इसका एक ये कारण है कि जब माँ
जब कोई भी माँ गर्भवती होती है, यानी जब बच्चे को जन्म से पहले माँ को अच्छा खाना नहीं मिलता, दवाइयाँ नहीं मिलती और वह अपना उनको भरण पोषण उनका अच्छे से नहीं होता है, जिसके वजह से बच्चा का वजन कम होता है। ठीक है। और दूसरा है कि औरतें क्यों मर जाती हैं। तो बहुत सारे गांवों में आज भी औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो लोग उसे अस्पताल नहीं ले जाते, घरों में ही जो क्या कहते हैं उसकी डिलीवरी करवाते हैं, प्रसव करवाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी औरतें मर जाती हैं। बहुत सारी औरतों को अच्छा खाना नहीं मिलता है गर्भावस्था के समय में, जिसकी वजह से उनको खून की कमी हो जाती है और उनको बहुत सारी चीजों की शारीरिक कमी हो जाती है, जिसके वजह से वह जन्म देते समय उतनी स्वस्थ और नहीं होती, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। समानता के आधार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। समानता मतलब बच्चों एक जैसा। ठीक है। तो समानता के आधार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी व्यवस्था बेहतर बने और समान रूप से सभी को उपलब्ध हो। इसके लिए योजनाएं बनाने और उन्हें व्यवस्थित रूप से लागू करने में सरकार और समाज दोनों की साझा पहल आवश्यक है। तो मतलब सरकार का तो दायित्व है ही कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य को सबको उपलब्ध कराए और अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराए, लेकिन हमारा समाज भी उसके लिए पहल करना चाहिए। समाज में भी ये धारणा होनी चाहिए कि हम जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करें और सरकार का सहयोग करें। तो बच्चों हमने आज ये पढ़ा अपना ये जो हमारा चैप्टर था, क्या चैप्टर था हमारा, जो ये शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास को करेंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग अभ्यास को करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अभ्यास की ओर। इसका पहला प्रश्न है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा करें। ठीक है। तो सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, और इसका स्पष्ट उत्तर तो हम ये नहीं दे सकते बच्चों, क्योंकि सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है ये हम निर्णय नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। लेकिन सरकार को क्या क्या करना चाहिए और सरकार क्या क्या कर रही है इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। तो इसका पहला उत्तर हम लिखेंगे, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करने के लिए सरकार को जिस गांव में स्वच्छ पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पीने की उचित स्वच्छ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां लोग कुआं से और तालाब का पानी पीते हैं, बहुत जगह स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो लेकिन सरकार ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। बहुत जगह जो है नल, हर घर नल योजना की शुरुआत हमारे बिहार में भी हो चुकी है, सबको स्वच्छ पानी मिल रहा है। लेकिन जिस गांव में अभी तक उपलब्ध नहीं है वहां सरकार को उचित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर गंदा पानी हम पीते हैं या स्वच्छ पानी अगर हम नहीं पीते हैं तो उससे हमें अनेक तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है और हमारा सेहत खराब हो सकता है। आगे, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि को सुचारू ढंग से कार्य करने के निर्देश देने चाहिए। ठीक है। तो जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वह ढंग से काम करे, समय पर खुले, समय पर वहां दवाइयां उपलब्ध हो, डॉक्टर हो और वहां पर सुचारू ढंग से कार्य हो। अस्पतालों में बेड की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। बेड की कमी नहीं होनी चाहिए। गांवों में भी अस्पताल खुलवाने चाहिए और डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत सारे गांव आज भी हैं जहां हॉस्पिटल्स नहीं है और गांव के लोगों को शहर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। तो ऐसे गांव जहां हॉस्पिटल नहीं है वहां हॉस्पिटल खुलने चाहिए, डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये पहला प्रश्न का आपका उत्तर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों हम लोग। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका उत्तर हम ये लिखेंगे, देखिए, शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को शिक्षा को कानून का स्वरूप दिया जाए, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध ना हो तो वह न्यायालय का सहारा ले। या देखिए कुछ चीज जो है वो
किताब से ही जो हमारा उत्तर होता है बहुत ही स्पष्ट किताब में भी दिया होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कानून की जो बात हो रही है, कानून का स्वरूप देना चाहिए, हमारे किताब में ही लिखा है कि शिक्षा को कानून का स्वरूप देना चाहिए, दिया जाए, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध ना हो तो वह न्यायालय का सहारा ले। ठीक है, तो ये हमने उत्तर लिखा यहाँ पर, सहारा ले। शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। हर गांव में मध्य विद्यालय के साथ ही उच्च विद्यालय भी हो। बहुत सारे गांवों में मध्य विद्यालय ही होता है और इस साल तो बहुत सारे मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय बनाया गया है, जिससे अब जो आसपास की लड़कियां हैं जो दूर जाके नहीं पढ़ सकती, तो लड़कियों की बहुत अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। तो विद्यालय होने चाहिए, कौन से जो है उच्च विद्यालय। कॉलेजों की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो उच्च विद्यालय हो मध्य विद्यालय के साथ, और गांव में कॉलेज हो, जिससे लोग, विद्यार्थी और बच्चे जो है वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करवाना चाहिए, सरकार की और हमारी भी जिम्मेदारी ये है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, सर्वे क्यों किया जाता है? आपने इस पाठ में किए गए सर्वे से क्या समझा? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सर्वे क्यों किया जाता है। देखिए इसका उत्तर है, किसी अध्ययन, थोड़ा सा, हाँ चलिए, किसी अध्ययन या विषय के लिए लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को सर्वे कहते हैं। सर्वे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस पुस्तक में हमने पढ़ा था कि कौन से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे जो स्कूल जाते थे बीच में स्कूल क्यों जाना छोड़ दिए, तो यह हम जाकर बच्चों से बात करते हैं, उनके माता पिता से बात करते हैं, उनके गार्जियन से बात करते हैं और उनके विद्यालय न आने का कारण जानते हैं। तो इसे ही हम सर्वे कहते हैं। ठीक है, तो हम विषय कह सकते हैं कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते, और अध्ययन यह हमारा हो गया। और जब हम जा के क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, और सर्वे में क्या पूछा जाता है बच्चों, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पाठ में किए गए सर्वे से हमें यह समझ में आया कि वह बच्चे कितने हैं एक जगह पर जो कभी भी स्कूल नहीं गए, और किन कारणों से वह कभी भी स्कूल नहीं गए। ठीक है, कितने बच्चे स्कूल नहीं गए और किस कारण से वह स्कूल नहीं गए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे पर बीच में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो इस सर्वे से, इस पाठ में जो हमने पढ़ा है, इस सर्वे से हमें ये बात समझ में आई है कि बच्चे क्यों नहीं स्कूल जाते थे और उसका कारण क्या था। चलिए चौथा प्रश्न है बच्चों आपका, एक ही उम्र के बच्चे जो सरकारी स्कूल, निजी स्कूल या अन्य किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे बातचीत करके पता करें कि इन स्कूलों में क्या समानता एवं अंतर है। तो बच्चों यह जो प्रश्न होता है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि यह कह रहा है कि आप खुद जाकर सर्वे कीजिए। आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उनसे जाकर आप पूछिए। कुछ बच्चे होंगे जो आपके पास होंगे अगल बगल जो प्राइवेट स्कूलों में यानी कि निजी स्कूल में पढ़ते होंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे। तो उनसे जाकर पता करिए कि क्या समानता और क्या अंतर आपको महसूस होता है। तो यह उत्तर सबका अलग अलग थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक कुछ चीज है जो है अंतर, जो हम दोनों स्कूलों में जो हम लिख सकते हैं उत्तर के तौर पर, जैसे निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, और यहाँ मैंने अंतर लिखा है। ठीक है, तो निजी स्कूल को निजी निकाय द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल जो होता है वह लोगों द्वारा चलाया जाता है। सरकारी स्कूल को सरकार द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, सरकारी स्कूल कौन चलाता है बच्चों? सरकार द्वारा चलाया जाता है। निजी स्कूल निजी लोग जो होते हैं, निजी निकाय जिनका अपना खुद का होता है, वह चलाते हैं। निजी स्कूल में फीस ली जाती है। ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक फीस नहीं ली जाती है। ठीक है, और कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो फीस ली भी जाती है वह समझ लीजिए बहुत ही कम होती है और न के बराबर ही होती है। ठीक है, वह न के बराबर होती है, यानी कि फीस नहीं ली जाती है। तीसरा, निजी स्कूल में मध्याह्न भोजन MDM की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील जो हम विद्यालयों में बच्चे खाते हैं वह निजी स्कूलों में नहीं होता है। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है। ठीक है, बच्चे मेनू के हिसाब से सोमवार से शनिवार तक विद्यालय में लंच टाइम में खाना खाते हैं। अब समानता है,
समानता हम लिख सकते हैं, समानता में बहुत चीजें लिख सकते हैं। दोनों स्कूलों में पढ़ाई होती है, दोनों स्कूलों में शिक्षक होते हैं। निजी स्कूल सरकारी स्कूल में क्या क्या समानता है, तो हम लिख सकते हैं निजी स्कूल में प्रधानाध्यापक होते हैं, सरकारी स्कूलों में भी प्रधानाध्यापक होते हैं। मतलब निजी स्कूल में भी प्रिंसिपल होता है और सरकारी स्कूलों में भी प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाध्यापक होते हैं। निजी स्कूलों में खेलकूद की व्यवस्था होती है, सरकारी स्कूलों में भी खेलकूद की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये हम समानता लिख सकते हैं। और भी समानता आप लिख सकते हैं, अगर जिन बच्चों से आप बात करेंगे, पूछेंगे, तो आपको समानताएं भी पता चलेंगी। जैसे निजी स्कूलों में भी प्रतियोगिताएं होती हैं, सरकारी स्कूलों में भी प्रतियोगिताएं होती हैं। निजी स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता है और हमारे सरकारी स्कूल में भी होता है। तो ऐसा हम बहुत सारा समानता लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 समानता लिखी है और यहाँ पे मैंने 3 अंतर लिखा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग अध्याय 4 समाज में लिंग भेद को पढ़ेंगे। ठीक है।